डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। यह सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य और रेटिकुलम का अर्थ है एक प्रकार का जाल या जालिका या नेट। तो जीव द्रव्य में एक विशेष प्रकार का एक जाल सा बिछा हुआ रहता है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। गार्नियर ने इसकी जो है सबसे पहले जो है इसको खोजा था, और सबसे पहले इनको गार्नियर ने 1917 में देखा था तथा इनको एक विशेष नाम दिया था, जिसको हम इर्गैस्ट्रोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद पोर्टर ने 1945 में इसकी खोज की थी तथा 1953 में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था, जो कि आज प्रचलित नाम है इसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल या इंग्लिश में हम कहें तो साइटोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रुधिर कोशिकाओं एवं प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है। यह परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। इसके साथ साथ ये जो मनुष्य की जो मैच्योर्ड आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड कार्पुसल्स हैं, जिनको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, उनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। लेकिन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उपस्थिति होती है। उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय कोशिकाओं, जो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जैसे हमारी इंटेस्टिनल सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, हमारा पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, उनमें इनकी जो संख्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड होते हैं। विश्रांति अवस्था यानी इंटरफेज वाली जो सेल्स होती हैं कोशिकाओं में, और प्रारंभिक जो भ्रूण कोशिकाएं हैं उनमें इनकी संख्या कम होती है। स्पर्मेटोसाइट में भी यह कम विकसित होता है, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है सेल्स में, वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संख्या है या इनका जो डेवलपमेंट है वो कम पाया जाता है। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम रूपांतरण की बात करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसके जो मॉडिफिकेशंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यह कंकाल पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है एवं कैल्शियम आयन का जो है इनके द्वारा सिक्रीशन होता है, जो कि पेशीय संकुचन में मदद करता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मॉडिफिकेशंस हैं, रूपांतरण है, वो 3 प्रकार के हैं। पहला हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। दूसरा देखिए, 3 नलिकाएं या इनको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। कंकाल एवं हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें यह अनुपस्थित नलिकाएं के रूप में होती हैं, और यह मांसपेशियों का उद्दीपन एवं संचरण करती हैं। तीसरे प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो है माइलॉइड बॉडी, या इसको हम माइलॉइड काय के नाम से जानते हैं। यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरण है। यह रेटिना की जो वर्णयुक्त एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उनमें यह पाया जाता है, और यह प्रकाश संवेदी होते हैं, जो कि वर्णक परिवहन में सहायता भी करते हैं। तो ये 3 जो है मॉडिफिकेशंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यह एक फिगर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केंद्रक के जो केंद्र झिल्ली होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उससे ये अटैच रहते हैं और पूरे जो साइटोप्लाज्म में है वो फैले रहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला देखिए सिस्टर्नी होता है, दूसरा जो है वेसिकल्स हैं, और तीसरा जो है ट्यूब्यूल्स हैं।
सिस्टर्नी की हम बात करें तो ये देखिए सिस्टर्नी जो है वो लंबी और चपटी रचनाएं होती हैं। और देखिए सबसे बड़ी एक खास बात है कि ये जो है अनब्रांच्ड होती हैं, अशाखित होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है शाखा जो है नहीं निकलती है। ये सिस्टर्नी जो है समानांतर व्यवस्थित होकर लैमेली का निर्माण करती हैं। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए दूसरे प्रकार की जो कंपोनेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो वेसाइकिल होते हैं। वेसाइकिल जो है ये सिस्टर्नी से अलग गोल और अंडाकार थैलीनुमा रचनाएं, देख रहे हैं कि अंडाकार गोल थैलीनुमा रचनाएं होती हैं। ये भी जो है अशाखित होती हैं। इनमें जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये संग्रहण का कार्य करते हैं। तीसरी प्रकार की जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्यूब्यूल हैं। ये पुटिका तथा सिस्टर्नी से अलग रचनाएं हैं और ये शाखित होती हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रचनाएं जो हैं वो शाखित हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित हैं और इन पर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए अंतः प्रदबी जो जालिका है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं और ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं वो राइबोसोम के प्रेजेंस होने या ना होने के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो प्रकार में बांटा गया है। पहले प्रकार देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम खुरदरी अंतः प्रदबीय जालिका भी कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अग्न्याशय, यकृत और गॉबलेट कोशिकाओं में सामान्यतः पाया जाता है। अनुवादन के द्वारा बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन प्रसंस्करण, प्रोटीन प्रोसेसिंग का कार्य होता है। राइबोफोरिन की सहायता से राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। यहाँ हमने यूज किया है वर्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग होता है कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर जो है राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है खुरदरी अंतः प्रदबीय जालिका है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट हैं ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम के यहाँ होने से इसकी जो इसकी जो आउटर जो लेयर है वो रफ टाइप की हो गई, खुरदरी हो गई। तो इसीलिए इसको हम खुरदरी अंतः प्रदबीय जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको शॉर्ट में SER के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जो है अनुपस्थित होते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर जो है राइबोसोम्स अनुपस्थित होंगे। यह मांसपेशियों और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली जो हमारी लिवर सेल्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है राइबोफोरिन अनुपस्थित होंगे। क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है तो राइबोफोरिन का कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पर राइबोफोरिन जो है अनुपस्थित होते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है चिकनी अंतः प्रदबीय जालिका है। यहाँ पर इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी जो है राइबोसोम जो है नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो प्रकार के आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर स्टडी कर लिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जो खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करना। दूसरा है ग्लाइकोसिलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। ग्लाइकोसाइलेशन की जो प्रक्रिया है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटियोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन को नष्ट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें चौथा जो कार्य है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण भी किया जाता है। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो जल अवगढ़नी एंजाइम्स होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए चिकनी जो अंतः प्रदबीय जालिका है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जो कार्य हैं उसको हमने यहाँ बताया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, का संश्लेषण किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर विटामिन ए से रेटिना के वर्णकों का
जो पिगमेंट्स होते हैं रेटिना के अंदर उनका निर्माण होता है। ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन में बनाने में भी भाग लेते हैं। ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम ऑक्सीजिनेज की सहायता से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषाक्तता को कम करते हैं। जो विषाक्त पदार्थ होते हैं बनने वाले उनकी विषाक्तता को कम करते हैं। पौधों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेरोसोम्स का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो मैंने आज आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी है। निश्चित ही यह आपको समझ में आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।